हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैं 8 टॉपिक करा रही हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास से 5 नंबर लेके जा सकते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी, आधे घंटे की क्लास के अंदर आप 5 नंबर पक्के ले जा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जनवरी से दिसंबर तक की अपडेट है। तो इसमें शिखर सम्मेलन 2024 अभी तक हुए हैं, जो आल शिखर सम्मेलन शामिल है। प्रमुख ऑपरेशन शामिल है। 18वीं वन रिपोर्ट 2024 के अंदर हाल ही में आई है, वो भी शामिल है। महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर भारतीय रैंक, प्रमुख युद्धाभ्यास, 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं वो भी इसमें शामिल है। पुरस्कार और सम्मान, तो जो भी जनवरी से दिसंबर तक पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं वो इसके अंदर शामिल है। नियुक्तियां 2024 के अंदर ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। तो आप देख लेना कंप्लीट क्लास को, आपको कैसी लगेगी। मेरे हिसाब से ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी तक मैंने कंटेंट करवाया है उन सभी से ये क्लास अलग है। तो आपके जो भी एग्जाम है, एग्जाम से पहले ही आपकी क्लास है वॉच करके जरूर जाना। और साथ में इस क्लास के जो भी कंटेंट है उसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब प्रमुख शिखर सम्मेलन देख लेते हैं 2024 के अंदर हुए हैं, वो जनवरी से दिसंबर तक है। कोप 16 का आयोजन तो ये रियाद सऊदी अरब के अंदर हुआ है। और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए ये सम्मेलन है वो हुआ है। दिसंबर 2024 के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और इसकी थीम थी हमारी भूमि और हमारा भविष्य, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट है G20 2024, ये ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर के अंदर हुआ है। संस्करण ये 19वें नंबर का है, क्योंकि 18वें नंबर का तो भारत के अंदर हुआ था। थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण, ये इस बार की थीम है। और भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेने के लिए गए थे। देश तो G20 है, इसके अंदर 19 देश, एक यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन संघ है वो इसके अंदर शामिल है। G20 का कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं है। आगे है ब्रिक्स 2024, ये कजान रूस के अंदर हुआ है। क्रम के हिसाब से 16वें नंबर का है। और 5 नए देश भी इसमें शामिल हुए थे, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। आगे देखते हैं कोप 29 का आयोजन है, ये बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ है। G7 2024, ये अपूलिया शहर है इटली, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। क्रम के हिसाब से 50वें नंबर का है। और 2025 के अंदर इसका आयोजन हो कनाडा के अंदर होगा। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर। आसियान 2024, ये वियंतियाने लाओस के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और लाओस के राष्ट्रपति हैं थोंग लोअन सिसोलीथ हैं, ये इसके राष्ट्रपति हैं यहाँ के। क्रम के हिसाब से 44 व 45वें नंबर का है। थीम है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ावा देना, ये इस बार की थीम है। 2025 के अंदर मलेशिया के अंदर होगा। 21वें आसियान भारत और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो वो भी लाओस के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सेमिकॉन इंडिया 2024 समिट का आयोजन ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर हुआ है। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024, ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर किया गया है। और इस बार की थीम थी एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना। नेक्स्ट देखते हैं नाटो 2024, ये यूएसए के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नाटो के वर्तमान में महासचिव है मार्क रूटो। और इसका 32वां जो सदस्य देश है वो स्वीडन बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024, ये डेलावेयर यूएसए के अंदर इसका आयोजन किया गया है। क्वाड के अंदर 4 देश शामिल है, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड देशों के द्वारा ही मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। और इस बार मालाबार युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम के अंदर। नेक्स्ट है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, ये सिंगापुर के अंदर हुआ है। कोप 16 जो कि जैव विविधता से संबंधित है, जिसका आयोजन किया गया है केली कोलंबिया में। और क्रम के हिसाब से 16वें नंबर का है। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये 2 बार लिखा गया है, एक बार ही है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 नई दिल्ली के अंदर किया गया है। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन है, ये उत्तराखंड के अंदर किया गया है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो केरल के कोच्चि के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन, ये भी कजान रूस के अंदर हुआ है। और ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक, ये भी रूस के अंदर हुई है, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग शहर है रूस का, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है सेकंड अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। लोकतंत्र के लिए 3rd शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिणी कोरिया के अंदर किया गया है।
हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के ही सेकंड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। और भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही जो पिछली बार 2024 के अंदर ही G20 सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया है रोटरडैम नीदरलैंड में। 8वां धर्म सम्मेलन 2024 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। 54वां विश्व आर्थिक मंच का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पे हुआ है, तो युगांडा के कंपाला के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण आबू धाबी के अंदर हुआ है। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। पहला विश्व दृश्य सर्वे और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन ये गोवा के अंदर हुआ है। SCO 2024 का आयोजन ये अस्ताना की कजाकिस्तान के अंदर हुआ है। और SCO के अंदर ही जो 10वां सदस्य देश है वो बेलारूस शामिल हुआ है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। और जो आसियान है इसका जो 11वां सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते है। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट है ये उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया था आग को काबू पाने के लिए ही। ऑपरेशन मर्यादा ये भी उत्तराखंड के अंदर ही शुरू किया गया था, नशीली पदार्थ है इनको रोकने के लिए। ऑपरेशन अनथिंकेबल ये रूस के अंदर शुरू किया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शंस तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था गौ हत्या के खिलाफ। ऑपरेशन जज्बा ये ITBP ने शुरू किया था। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये RPF जो रेलवे पुलिस है उसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हेती में शुरू किया गया था 6 मार्च 2024 को। ऑपरेशन मेघदूत तो ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया था 1984 के अंदर ही सियाचिन फतेह के लिए। और अप्रैल 2024 के अंदर ही इसकी 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना, ये उत्तरी सिक्किम के अंदर शुरू किया गया है। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर के अंदर ही शुरू किया गया था पशु तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन पोलो ये 1948 के अंदर शुरू किया गया है हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति ये भी जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है आतंकवाद को रोकने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में शुरू किया गया है। ऑपरेशन आयरन स्टुअर्ट्स ये इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था हमास के विरुद्ध। और ऑपरेशन करुणा म्यांमार में शुरू किया गया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर शुरू किया गया था। और ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की और सीरिया में शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर। ऑपरेशन अजय ये इजराइल में शुरू किया गया था। और ऑपरेशन अमानत है ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो ऑपरेशन है इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। और इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। प्लीज बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को थोड़ा ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी नंबर की रिपोर्ट है तो 18वीं वन रिपोर्ट 2023 जारी की गई है 21 दिसंबर 2024 को। और ये FSI देहरादून के द्वारा ही जारी की जाती है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर ही जारी की जाती है। इससे पहले 2021 के अंदर जारी की गई थी। जारी करता है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ही जारी की गई है। और इसके मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव हैं। पहली बार 1987 के अंदर जारी की गई थी और अब 18वीं रिपोर्ट है 2023 के अंदर जारी की गई है। आंकड़े किससे प्राप्त किए गए हैं, तो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के आंकड़े हैं वो लिए गए हैं। तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट देखते हैं टोटल वन आवरण। तो टोटल वन आवरण है क्षेत्रफल के अंदर है 7,15,343 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। और प्रतिशत के अंदर है 21.76% और वृद्धि हुई है इस बार 156 किलोमीटर स्क्वायर की। वृक्ष आवरण के अंदर क्षेत्रफल टोटल है 1,12,014 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर और प्रतिशत में है 3.41%। वृद्धि कितनी हुई है, तो 1289 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 1289 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है। अब टोटल क्या है, वन आवरण और वृक्ष आवरण का टोटल क्षेत्रफल है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और प्रतिशत है ये 25.17%। तो 25.17% ये प्रतिशत में है। वृद्धि हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितनी हुई है, तो 1445 किलोमीटर की। 2023 के अंदर प्रतिशत था 24, मतलब वन और वृक्षारोहण दोनों का प्रतिशत था
सॉरी 2021 नहीं है ये, 2021 है, 23 वाला नहीं है। 2021 में 24.62% था और वर्दी हुई थी 2261 किलोमीटर स्क्वायर की, और इस बार हुई है 1445 किलोमीटर स्क्वायर की। तो ये 2021 वाले आंकड़े हैं और ये वाले हैं 2023 वाले आंकड़े। तो इनको भी थोड़ा याद रखें। इस बार अब ये प्रतिशत वर्दी है, ये थोड़ा याद रख लेना। एक तो ये आंकड़े, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार है 25.17 और वर्दी हुई है 1445। क्षेत्रफल के अंदर सर्वाधिक वन और वृक्षारोपण के अंदर ही पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, सेकंड स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड स्थान पर महाराष्ट्र। ये अगर आप याद करो तो कर लो, नहीं ये इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे है महाराष्ट्र। सर्वाधिक वृद्धि, तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वन और वृक्षारोपण के अंदर ही। छत्तीसगढ़ के अंदर वृद्धि हुई है 684 किलोमीटर की, सेकंड है उत्तर प्रदेश में 559 किलोमीटर की, और थर्ड है उड़ीसा, तो उड़ीसा में 559 किलोमीटर, इन दोनों के अंदर 559 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। प्रतिशत के अंदर पहले स्थान पर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के अंदर 91.33% पर वन और वृक्षारोपण है। सेकंड स्थान पर है मिजोरम, यहाँ पर 85.34% वन और वृक्षारोपण है, और थर्ड स्थान पर है अंडमान निकोबार, यहाँ पर 81.62% है। तो पहले स्थान पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप यूटी के अंदर है, और राज्य में पूछा जाए तो मिजोरम है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। वन आवरण, वो वन आवरण और वृक्षावरण दोनों के अंदर था। अब देखते हैं कि वन आवरण के अंदर ही क्षेत्रफल में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पे है छत्तीसगढ़। और वर्दी के अंदर मतलब वन आवरण के अंदर ही वर्दी के अंदर पहले स्थान पर मिजोरम है, सेकंड पे है गुजरात, थर्ड स्थान पर है उड़ीसा। तो इनको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी कम टाइम के अंदर मतलब 5-7 मिनट के अंदर ही आपकी पूरी जो भी रिपोर्ट जारी की गई है इसका रिविजन हो जाएगा। इससे मतलब कम तो आप क्या चाहते हो। तो प्लीज आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि मैं भी थोड़ा सा यहाँ कि मेरा भी थोड़ा चैनल ग्रो हो रहा है, और थोड़ा सा लाइक शेयर करो जिससे कि थोड़ा व्यू भी बढ़े। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 19 राज्य और यूटी है उनमें 33% से अधिक वन आवरण है, और 8 राज्य और यूटी है उनमें 75% से अधिक वन आवरण है। तो 75% से अधिक वन आवरण 8 राज्य या यूटी के अंदर ही है। तो इनमें कौन कौन से राज्य यूटी शामिल है, तो मिजोरम है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें 75% से अधिक वन आवरण है, 75% से। और 19 के अंदर है, 19 राज्य और यूटी दोनों ही शामिल है, इनके अंदर 33% से अधिक वन आवरण है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंग्रोव या कच्छ वनस्पति है, इसका वन आवरण है 4992 वर्ग किलोमीटर। तो मैंग्रोव वनस्पति का मतलब इस बार कितना वन आवरण हुआ है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर। तो ये थोड़ा आंकड़े हैं, इसको इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। बांस का क्षेत्रफल है, ये अनुमानित किया गया था 1,54,670 किलोमीटर, और 2021 की तुलना में इस बार वृद्धि हुई है 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इस बार कितनी वृद्धि हुई है, तो 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट आंकड़ा है। कुल कार्बन स्टॉक, तो कुल कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन का। इस बार वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन का इस बार वृद्धि हुई है, और 2030 तक लक्ष्य रखा गया है 2.5 से 30 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक का लक्ष्य क्या है कुल कार्बन स्टॉक का, तो 2.5 मतलब 2.5 से 30 बिलियन टन का ये लक्ष्य रखा गया है। इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट आंकड़े थे या फैक्ट थे उनको मैंने करवा दिए हैं। अन्य कोई फैक्ट के अंदर अगर किसी में गलती दिखे या और भी कोई शामिल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं मेरी गलती भी सुधार लूंगी। कोई पता नहीं है किसी भी मतलब डेटा वगैरह के अंदर कोई गलती भी हो सकती है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्लास को, और कोई मिस्टेक दिखे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। 20वें गवर्नर कौन बने हैं, तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा बने 26वें नंबर के। भारत के नए सीएजी कौन है, तो इनका नाम है संजय मूर्ति। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी है, ये एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, भारत की सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इनका नाम है संजीव खन्ना। और इससे पहले 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे डीवाई चंद्रचूड़, और 51वें नंबर के हैं संजीव खन्ना। तो इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, नवंबर 2024 के अंदर ही इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो अरविंदर सिंह साहनी को। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफ जो एफएस है, इसके नए महानिर्देशक किसको बनाया गया है, तो मनोज यादव को। नासा के नए हेड कौन है, तो जेरेड इशाक मैन है, ये नासा के नए हेड बने हैं। और नासा का
मतलब नासा है ये यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। आगे है भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह है ये वर्तमान में वायुसेना के हेड है। नौसेना हेड है दिनेश कुमार त्रिपाठी और थल सेना हेड है उपेंद्र द्विवेदी। इन तीनों का थोड़ा नाम है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया प्रमुख प्रवीण सूद को बनाया गया है। एसबीआई का प्रबंध निर्देशक किसको बनाया गया है, तो राम मोहन राव को। तो राम मोहन राव है ये एसबीआई का नया प्रबंध निर्देशक बने हैं। आइसलैंड की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो क्रिस्टून फ्रास्टाडोरी। तो ये तो मतलब दिसंबर 2023 के अंदर इनकी नियुक्ति हुई है। तो दिसंबर तक की मैंने ये जो नियुक्ति है वो रिवीजन करवा रही हूँ। तो आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो क्रिस्टून फ्रास्टाडोरी है ये बनी है। मैक्सिको की राष्ट्रपति कौन है, तो क्लाउडिया शिनबाम है ये मैक्सिको की राष्ट्रपति है। यूजीएनए महासभा, तो यूएन महासभा है उसके 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फिलेमांग यांग और ये कैमरून देश के रहने वाले हैं। ऐसा ही क्वेश्चन जब 78वां सत्र हुआ था तो उसके अध्यक्ष का मतलब देश का नाम पूछा था ये आरएसपी के 2023 वाले में। तो अब 2025 के अंदर ये एग्जाम होने वाला है, इसके लिए ये जो नाम है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा और आपके जो भी अन्य एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यूएन के अंदर ही भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो पर्वत नैनी हरीश है। भूटान के प्रधानमंत्री तो शेरिंग टोबैगो है ये भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री तो फ्रेकोइस बायरू है ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नतेत्वा है ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और नामीबिया है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित देश है। आगे है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो वी राम सुब्रमण्यम है। तो वी राम सुब्रमण्यम है इनको हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये एक वैधानिक आयोग है, इसके संविधान के अंदर इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो इनका नाम है रितु बहरी। भारत के नए लोकपाल अजय माणिक राव है ये भारत के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुलियोक बने हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया बने हैं और ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका खेल है भाला फेंक। एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाना बने हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष है नवनीत सहगल। तो नवनीत सहगल है ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतागतास सीनावात्रा है ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि ये पर्वत नैनी हरीश है। आईसीसी के नए अध्यक्ष जयशाह बने हैं। ईरान सरकार द्वारा ही पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है, तो इनका नाम है फतेह मोहजेरानी। तो फतेह मोहजेरानी है। फिक्की के नए हेड है हर्षवर्धन अग्रवाल। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिर्देशक कौन बने हैं, तो परमेश शिवमणि बने हैं। डब्ल्यूटीओ के अंदर ही भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो लेथिल पांडियन है। और डब्ल्यूटीओ की वर्तमान में हेड कौन है, तो इनका नाम है नागोजी ओंकाजेवेला जो कि नाइजीरिया की रहने वाली हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रंजक बनी है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। भारत की खुफिया एजेंसी के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो तपन कुमार डेक्का है। यूपीएससी की नई हेड कौन है, तो प्रीति सूदन है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच मोरने मोरकेल है। तो मोरने मोरकेल बने हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है, तो इनका नाम है राजा रणदीप सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में हेड कौन है, तो इनका नाम है विजया रहाटकर। तो विजया रहाटकर है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में हेड बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। रेखा शर्मा की जगह बनी है ये। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू हैं। बीआरओ के नए प्रमुख है रघु श्रीनिवासन। थाईलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर माइक जॉनसन है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया है। ब्रिटेन के नए गृह मंत्री जेम्स किवरेले बने हैं। और ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये आपको बताना है क्योंकि प्रधानमंत्री भी यहाँ के चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवनिर माइकल बने हैं। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फत्ताह अल सीसी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिर्देशक आईपीएस नीना सिंह है। 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। आईपीएस रश्मि शुक्ला ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं।
नेक्स्ट है बिम्स्टेक के महासचिव है इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे है बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र और सुखविंदर बने थे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल लाहौटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष नवाब सलाम बने हैं। और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री है नायब सिंह। तो नायब सिंह सैनी है, ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब ये दोबारा से अपॉइंटमेंट हुए, पहले भी थे और वर्तमान में अब चुनाव है उसमें भी ये जीत गए थे। तो हरियाणा के वर्तमान में सीएम है नायब सिंह सैनी। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस जयशंकर को। तो एस जयशंकर है, ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और इनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। आगे है प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया है? तो कुवैत देश है, इसका सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और इसे मोदी जी को सम्मानित किया है। तो मोदी जी इस सम्मान को पाने मतलब इनको 20वां सम्मान मिला है, ये सर्वोच्च किसी भी देश का। तो 20वां सम्मान मिला है इनको कुवैत का। और कुवैत हाल ही के अंदर मोदी जी गए हैं। तो मतलब ये अभी दिया हुआ पुरस्कार है। तो अभी मतलब जो दिसंबर माह के जो भी करंट अवार्ड्स है वो भी इसके अंदर शामिल है। आगे देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजी के अंदर दिया गया है ईस्ट्रीन कोर को और इनको उपन्यास का नाम है स्प्रिट्स नाइट। हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया है मैं जब तक आई बहार। तो इनको उपन्यास का नाम है मैं जब तक आई बहार। संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है भास्कर चरित्रम के लिए। राजस्थानी के लिए मुकुटमणि राव, जो मुकुटमणि राज है, इनको दिया गया है गांव और अम्मा। तो गांव और अम्मा है, ये इनका उपन्यास का नाम है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भूटान के शाही सम्मान दासों से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुण कपूर को। तो अरुण कपूर है, ये एक शिक्षाविद है और इनको भूटान का शाही सम्मान दिया गया है। फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो विनीसियस जूनियर को। तो विनीसियस जूनियर को सम्मानित किया है। आगे देखते हैं 34वां व्यास सम्मान 2024, ये सूर्य बाला को दिया गया है। और कौन देश को वासी, तो उनका उपन्यास का नाम क्या है? तो कौन देश को वासी के लिए ही सूर्य बाला को व्यास सम्मान दिया गया है 34वें नंबर का। आगे है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को। तो छत्तीसगढ़ पुलिस को ये मतलब पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या? क्योंकि वहां की पुलिस ने कहा कि वहां नक्सलवाद है, उनको ये समाप्त कर देंगे। आगे है एस्टन गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया है? तो ये मारिया विक्टोरिया को दिया गया है। तो मारिया विक्टोरिया को यह अवार्ड दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर बंसल गोयल है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो डॉक्टर बंसल गोयल है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 के अंदर ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है, ये करीना कपूर को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, ये दिलजीत को दिया गया है। तो दिलजीत दोसाई है, इनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आगे देखते हैं यूनेस्को विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 फिलिस्तीन पत्रकार को दिया है। किस भारतीय को वर्ष 2024 का ही चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है? तो माधव गोडगिल को। तो ये पुरस्कार दिया गया है माधव गोडगिल को। आगे देखते हैं WHO द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो नीम हंस। तो नीम हंस संस्था है, इसको दिया गया है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है 2024 में किस मलयालम कवि को ही 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो प्रभा वर्मा को। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान येलो स्टार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। आगे है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 के किताब विजेता क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है और ये चेक गणराज्य की रहने वाली है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 TS कृष्णा को दिया गया है। KPP नामबियर पुरस्कार 2024 ये S सोमनाथ को दिया गया है और इनकी बुक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रोमेन रोलेड पुरस्कार, जो पुस्तक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है, ये शाहरुख खान को दिया गया है। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ही जल योद्धा पुरस्कार 2024 नोएडा प्राधिकरण और जेवर एयरपोर्ट को दिया गया है।
आगे देखते हैं 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के अंदर ही प्रथम पुरस्कार है वो यतिन भास्कर को दिया है। किनको दिया गया है? तो यतिन भास्कर को। चंद्रयान 3 मिशन में ही उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ही एविएशन वीक लॉरियंस अवार्ड 2024 इसरो को दिया है। भारत रत्न अवार्ड 2024 तो 5 व्यक्तियों को दिया है। MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PB नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को। आगे है असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो जस्टिस रंजन गोगोई को। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, इनको सम्मान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 75वें गणतंत्र दिवस परेड में ही किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो संस्कृति मंत्रालय को। और राज्य का अवार्ड है ये उड़ीसा को दिया गया है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो रणबीर कपूर को दिया गया है एनिमल फिल्म के लिए। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 BR कंबोज को दिया गया है। 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण पुरस्कार तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को। तो इन 5 व्यक्तियों को ही 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखते हैं 66वें ग्रेमी अवार्ड 2024 के अंदर ही बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो शंकर महादेवन ने। और इनका बैंड का नाम क्या है? तो शक्ति बैंड के लिए ही इनको अवार्ड दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 तो ये 60 एयरलिफ्ट को दिया है। 96वें अकादमी पुरस्कार के अंदर ही ऑस्कर में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो किलियन मर्फी ने। और फिल्म का नाम है ओपनहाइमर। लाइफ इरिक्शन कुमार प्राइज 2023 इसरो को दिया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को दिया गया है मुझे पहचानों के लिए। बुकर पुरस्कार 2023 ये पॉल रिच को दिया गया है और ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2000 पुरस्कार भी देख लेते हैं इस बार के 2024 वाले। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वो विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूप कून है, इनको दिया गया है। दोनों USA के रहने वाले, वो पिछली बार वाले थे 2023 वाले थे, 2024 वाले हैं। भौतिकी के अंदर जॉन H होपफील्ड और जेफरी E ईटन को दिया गया है। रसायन विज्ञान का डेविड बेकर, जॉन जफर और हमीस हसबिस है, इनको रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया है। साहित्य का दिया है हांगकांग को। तो हांगकांग है ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है। शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नियोन हिंडको। तो निहोन हिंडको समूह है जापान का, तो इसको इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये डारोन हेसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रोबिन्स। तो 3 व्यक्तियों को इस बार का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है। वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने ही संयुक्त समुद्री अभ्यास होप टैग का आयोजन कहाँ पे किया है? तो कोच्चि केरल के अंदर हुआ है। तो कोच्चि केरल के अंदर ही इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है और ये भारत वियतनाम के मध्य हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नौसेना ने किसके साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स 2024 प्रारंभ किया है? तो श्रीलंका के साथ में। और श्रीलंका और भारत के मध्य अनेक युद्ध अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है, वो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और होस्ट कहाँ पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया है? तो भारत, फ्रांस और UAE 3 देशों के मध्य ही युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो भारत और मलेशिया से है। और इसका होस्ट तो बैटोंग केप मलेशिया, ये इसका होस्ट है। आगे देखते हैं भारतीय सेना ने ही पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ में प्रारंभ किया है? तो भारत और कंबोडिया के मध्य। और होस्ट तो पुणे महाराष्ट्र, इसका आयोजन किया गया है। और जो टेबल टॉप अभ्यास है ये जो सिनबैक्स अभ्यास है ये भारत और कंबोडिया के मध्य इसका आयोजन किया गया है, तो इनको याद रख लीजिएगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और UAE के मध्य किया गया है। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया जाता है। और होपेक्स अभ्यास है, इसका आयोजन भी भारत और मिस्र के मध्य ही किया जाता है। अभ्यास मिलन 2024 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और विशाखापट्टनम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अभ्यास सहयोग काइजिन भारत जापान, तो भारत और जापान के मध्य ही सहयोग काइजिन अभ्यास का आयोजन किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट है नौसैनिक अभ्यास अयुत्या का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य। और एकता अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास, तो ये नाटो का अभ्यास है, सबसे बड़ा अभ्यास है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, तो 3 देशों के मध्य किया जाता है, ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य। नेक्स्ट है संयुक्त अभ्यास धर्म गोर्जियन, तो भारत और जापान के मध्य किया जाता है।
समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन है भारत और मलेशिया के मध्य किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 का आयोजन भारत और सेशेल्स के मध्य किया जाता है। टाइगर ट्रम्प कोफ इंडिया युद्धाभ्यास वज्र प्रहार और तर्कस अभ्यास, तो इन सभी अभ्यासों का आयोजन है वो भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज, तो अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज का आयोजन है ये यूएसए के अंदर किया गया है। शक्ति 2024 वरुण गरुड़ और फ्रिंजेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन तो ये भारत और यूएसए के मध्य है। तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन ये भारतीय वायुसेना का अभ्यास है और राजस्थान और तमिलनाडु के अंदर ही इसका आयोजन किया गया है। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास तो ये भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित किया गया है। पर्वत प्रहार अभ्यास तो लद्दाख के अंदर इसका आयोजन किया गया है और सेना का अभ्यास है। सिम्बैक्स अग्नि वॉरियर, तो सिम्बैक्स और अग्नि वॉरियर अभ्यास है, इनका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया है। उदार शक्ति अभ्यास 2024 भारत और मलेशिया के मध्य किया गया है। मित्र शक्ति और स्लीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। विषाणु रोधी अभ्यास ये राजस्थान के अंदर हुआ है। ईस्टर्न ब्रिज 7 अलनगा और नसीम अल बहार अभ्यास है ये भारत और ओमान के मध्य किया जाता है। तो इन तीनों अभ्यासों को अच्छे से याद रख लेना क्योंकि ये एग्जाम क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। काजिंद अभ्यास 2024 भारत और कजाकिस्तान के मध्य। मालाबार अभ्यास 2024 4 देशों के मध्य किया जाता है, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के मध्य, और इस बार इसका आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। सागर कवच अभ्यास ये भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य। विनबैक्स अभ्यास का आयोजन भारत और वियतनाम के मध्य। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 भारत के अंदर किया गया है नई दिल्ली में। और श्रीरक्ष अभ्यास 2024 एक कोच्चि केरल में हुआ है और सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन है वो भारत और कंबोडिया के मध्य हुआ। देखते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं 2024 के अंदर, तो इनको देखते हैं कि लोकसभा का उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर किया गया है। निम्न सदन है। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलकर। 17वीं जो लोकसभा है वो भंग हो गई थी और भंग ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद नंबर 85 के तहत किया जाता है। 552 सीटों पर ये चुनाव होने थे और वर्तमान में 543 जो सीट है उन पे चुनाव होते हैं। टोटल सीट है 552। 104वें संविधान संशोधन के तहत ही 2 जो एंग्लो इंडियंस है इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और आपातकाल के लिए मतलब आपातकाल लगा तो उस समय एक बार मतलब 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था इनको। 553 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। एक सीट पर निर्विरोध, तो जो सूरत सीट थी उस पर मुकेश दलाल है वो निर्विरोध ही जीत गए थे। तो टोटल 542 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं। बहुमत कितना चाहिए तो 272 का बहुमत चाहिए था। चुनाव की तिथि है ये 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक की थी। 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं 44 दिनों तक। मतगणना है वो 4 जून 2024 को हुई थी। 18वीं लोकसभा सरकार कब बनी थी तो ये 9 जून 2014 को। पहली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे और 30 मई को शपथ ली गई थी और शपथ है इसका उल्लेख अनुसूची नंबर 3 के अंदर किया गया है। प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर किया गया है। कुल मतदाता तो 96.8 करोड़ थे जिसमें पुरुष मतदाता थे 49.7 करोड़ और महिला थी 47.1 करोड़ और पिछली बार थी 7.2 करोड़। जो पिछली बार से 7.2 करोड़ नए मतदाता वो इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो ये 64.2 करोड़ जो व्यक्ति हैं इन्होंने भागीदारी की है और सबसे ज्यादा महिलाओं ने इसमें भागीदारी की है। तो महिलाओं का प्रतिशत वो इसमें सबसे ज्यादा है 65.79। ये पिछली बार से कम है। कारण क्या है तो भीषण गर्मी के कारण ही वोट है वो कम पड़े हैं और इस बार जो महिला है इनकी भागीदारी सबसे ज्यादा है। हाल ही के अंदर नतीजे भी जारी किए गए हैं तो उसमें महिलाओं का प्रतिशत वो 65.78 है और जबकि पुरुषों का 65 कुछ मतलब पुरुषों का कम है, महिलाओं की भागीदारी इसमें ज्यादा है। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप में पड़े हैं, लक्षद्वीप और असम के अंदर, और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं। बिहार उत्तर प्रदेश में मिनिमम वोट पड़े थे और सबसे ज्यादा तो महिलाएं हैं ये कहाँ पे जीती थी तो असम के अंदर ही धुबरी के अंदर, और सबसे कम जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है वो था जम्मू कश्मीर में। तो टोटल 65.79 में मेल है 65.80, फीमेल है 65.78। तो इंडिया अलायंस है वो जीता है और एनडीए है
ये जीता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इसमें बीजेपी पार्टी इसको 240 सीटें मिली हैं और इंडिया के अंदर कांग्रेस शामिल है। सर्वाधिक सीटें बीजेपी ने जीती हैं, फिर कांग्रेस ने, फिर समाजवादी, फिर तृणमूल कांग्रेस ने। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई है, किशोरीलाल विजेता है। मंडी से कंगना रनौत है, ये जीती है। वाराणसी से मोदी जी, गांधीनगर से अमित शाह, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते थे, लेकिन वायनाड की तरफ उपचुनाव है जिसमें प्रियंका गांधी जीत गई है। अयोध्या से अवधेश, बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान, नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर राव, मेरठ से अरुण गोविल, मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कसबा, लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंदौर से शंकर लाल अडवाणी। तो शंकर लाल अडवाणी है, ये 11.75 लाख वोटों से जीते हैं और नोटों का भी सबसे ज्यादा प्रयोग है ये इंदौर के अंदर हुआ है। साइंस का रिवीजन देखते हैं।